सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपको पता होगा इसके पिछले वीडियो में हम लोग सेट ए का मैच वाला सेक्शन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट बी का मैच वाला सेक्शन। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सेट ए और सेट बी दोनों में कॉमन थे। उस क्वेश्चन को हम लोग को यहाँ सॉल्व नहीं करना है। वो सारे क्वेश्चंस आप लोग उसी प्रीवियस वीडियो से उसको सॉल्व करेंगे, उससे कवर करेंगे। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर? तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस जो सेट ए में नहीं है लेकिन सेट बी में है, यानी कि 6, 7, 8 के ऊपर लेवल का जो 9, 10 का क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सेट बी। तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ सेट बी का क्वेश्चन है ये। सेट बी का मतलब 9th और 10th। सेट बी फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है। और ऑप्शन दे रखा है पहला 8, दूसरा 216, तीसरा 729 और चौथा 512। और आपको बताना है कि दोनों में से चारों में से कौन सा ऐसा संख्या है जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है। तो ऑप्शन दे रखा है, जो ऑप्शन ए है वो है 8, ऑप्शन बी है 216, ऑप्शन डी है 512 और ऑप्शन सी है 729। हाँ, 729। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा संख्या है जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है। तो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों होने का मतलब कि इन सब का हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड। और गुणनखंड निकाल के देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसके गुणनखंड में 2 का भी जोड़ा पूरा पूरा बन जा रहा है और 3 का भी जोड़ा पूरा पूरा बन जा रहा है। पूर्ण वर्ग होने का मतलब कि 2 का जोड़ा बन जाए, और पूर्ण घन होने का मतलब 3 का जोड़ा पूरा बन जाए। क्लियर? तो ये रूल याद रखिएगा, जब भी आपसे कोई पूछे कोई संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं, उसमें 2 का जोड़ा बनना चाहिए, पूर्ण घन है कि नहीं, उसमें 3 का जोड़ा बनना चाहिए। यहां ये दोनों पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, सबका गुणनखंड निकाल के देख लेंगे कि किसमें 2 का जोड़ा बन जा रहा है और किसमें 3 का जोड़ा बन जा रहा है। अगर 2, 3 का जोड़ा बन जाएगा हमारा काम हो जाएगा। तो 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। अब ध्यान से देखिए, इसमें 3 का तो जोड़ा बन गया, 1, 2, 3 का जोड़ा बन गया। लेकिन अगर आप 2 का जोड़ा बनाना चाहें, ये 2 का जोड़ा दिख रहा है, एक जोड़ा हो गया, लेकिन इसके साथ जोड़ा बनाने के लिए कोई है नहीं, इसका मतलब कि 8 नहीं होगा। अगला है 216, इसको देख लेते हैं। 216, 2 से 108, 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। फिर वही काम देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम 2 का जोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब 1, 2 और 1, 3 एक्स्ट्रा हमारे पास बच गया। इस 2 के साथ जोड़ा बनाने के लिए दूसरा 2 मौजूद नहीं है, इस 3 का भी जोड़ा नहीं बनने वाला है। अगर हम 3 का जोड़ा बनाएं तो 3 का एक सेट ये और एक सेट ये, तो भैया 3 का तो जोड़ा बन जा रहा है लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब, और हमारा कंडीशन क्या है कि दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब 216 भी नहीं होगा। अगला 729, इसको भी देख लेते हैं। 729, 3 से उड़ाते हैं। 3 से कितना बार में, और 36 नहीं, 24 या 72 होता है, 24 और 3। फिर 3 से 8, 24, 1 कम 3, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम 2 का जोड़ा बनाएंगे। 2 का जोड़ा ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। उसके बाद हम 3 का जोड़ा बनाएंगे। 3 का जोड़ा का मतलब 3 संख्या एक में लेकर, 1, 2, 3, यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ा बन गया, 1, 2, 3, ओहो मिल गया। ध्यान से देखिए, इसमें 3 का 2 का भी जोड़ा बन जा रहा है और 3 का भी जोड़ा बन जा रहा है, एक भी संख्या बच नहीं रहा है। इसका मतलब 729 में ये कंडीशन भी फुलफिल हो गया, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गया। इसका मतलब कि 729 ही हमारा ऑप्शन है। चेक कर लेते हैं 512 को भी, क्यों हम इसको छोड़े। तो 512 का अगर हम गुणनखंड लिखें तो 2 से कितना बार में जाएगा, 25, 256 ही होगा। हाँ, 256, 2 से 128, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1 जोड़ा, 1 जोड़ा, 2, 3, 4।
वैसे ही बाकी लग गया। इसका मतलब इसमें दो दो का जोड़ा बन ही नहीं पा रहा है, और जैसे ही दो दो का जोड़ा नहीं बना तो पहला कंडीशन फुलफिल होने वाला नहीं है, और हमारा कंडीशन ये है कि जब तक दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तब तक कोई ऑप्शन होगा नहीं। इसका मतलब कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो यहाँ से हमें कौन सा ऑप्शन मिला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? ऑप्शन सी। क्लियर है इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला है 4 दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब, अच्छा दीवार यानी कि किसी कमरे का बात हो रहा होगा। अब कोई भी कमरा किस आकार का होता है? 3D, त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल, और 3 डायमेंशनल में किस आकार का? घनाभाकार। अब घनाभाकार में दीवार का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, इसका मतलब कि छत और फर्श छोड़ देना है। छत और फर्श जैसे छोड़ के हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो बताइए फटाफट कौन सा क्षेत्रफल निकलता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर? अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको सिंपल इतना बताना है कि किसी भी घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला आप सबको पता होगा, 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू एच, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। आप ध्यान से देख लीजिए इसमें कौन सा है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऑप्शन नंबर बी। और सॉरी ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है नहीं। और हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें करना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग अपने प्रीवियस जो सेट ए का मैथ्स का सेक्शन था उसमें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसका आंसर मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ। तो 0.24 को सबसे सरल भिन्नात्मक रूप में लिखा जा सकता है। थोड़ा सा मैं डिक्टेट कर रहा हूं। 0.24 को आप क्या लिख सकते हैं? 24/100। 24/100 को आपको क्या करना है? इसको सरलतम रूप में करना है। तो ऊपर है 24, नीचे है 100, उड़ाइए। 24 4 से 6 बार में, 100 4 से 25 बार में, क्या मिला? 6/25। दोनों को जोड़ना है, 6 और 25 मिलके 31। ऑप्शन कौन सा होगा? डी। तो दूसरा का ऑप्शन हो जाएगा डी, और तीसरा का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो तीसरा का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर? अगला है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 5.6 को प्रतिशत रूप में बदलिए। तो 5.6 का प्रतिशत रूप, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं 5.6 का प्रतिशत रूप। 5.6 किस में है? दशमलव में है। और आपको पता होगा कि किसी भी दशमलव को अगर हमें प्रतिशत में लेकर जाना है तो दशमलव से प्रतिशत में जाने का डायरेक्ट रास्ता मौजूद है नहीं, किसी एक चौराहे पर रुक के हमें जाना होता है। वो चौराहा क्या होता है? साधारण भिन्न। तो जब हमें किसी भी दशमलव भिन्न को लेके जाना है प्रतिशत में, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस साधारण भिन्न, इस दशमलव भिन्न को किस में लेके जाएंगे? साधारण भिन्न में। तो लेके जाते हैं। साधारण भिन्न में बदलने का तरीका, दशमलव यहाँ से गायब करिए। जैसे ही दशमलव यहाँ से गायब करेंगे क्या बन जाएगा? 56 बटा लगा के 1, और देखिए कि दशमलव के दाहिने तरफ कितने अंक हैं? 1 अंक, तो 1 0। ये बन गया हमारा साधारण भिन्न। और जैसे ही कोई भी दशमलव भिन्न साधारण भिन्न में जाता है, इसे प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा। तो यहाँ क्या करिए? 100 से गुणा हो जाएगा। 100 से जैसे गुणा करेंगे, 10 से 1 0 गायब, और 56 में 10 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 560%। 560%, ये हुआ हमारा आंसर। अब देखिए ध्यान से कि क्या इस क्वेश्चन में कहीं 560% दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 560, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्लियर यहां तक? अब अगला है क्वेश्चन नंबर 5, यदि x बराबर 0.5 पर बार हो तो p/q का मान ज्ञात करिए। यानी कि सिंपल आपको 0.5 पर बार को आपको p/q के रूप में बदल लेना है। ऐसा सेम एक क्वेश्चन जो 0.6 पर बार था उसको हम लोग सेट ए में सॉल्व किए हैं। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया गया है, 0.6 की जगह पे 0.5 का बार, इसको मैं यहाँ सॉल्व करवा देता हूँ। चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो पहले मैं इसको यहाँ से साफ किया जाए। चलिए, अगर इसको आप नोट करना चाहें तो साथ साथ में भी नोट कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके आप सारा नोट कर सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना भूल गया हूँ, जब भी यहाँ पे कोई पेपर सॉल्व करवाया जाए या कोई भी आपसे आंसर की अगर सॉल्व करवाया जा रहा है तो आपके हाथ में 2 चीज़ रहना कंपलसरी है, एक रफ और एक पेन। साथ में तीसरा चीज़, इस यही वाला सेट का पेपर, यानी कि अगर मैं सेट बी सॉल्व करवा रहा हूँ तो सेट बी का पेपर आपके सामने होना जरूरी है। क्लियर है? अब सेट बी का पेपर रफ और पेन लेके जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आप उसको नोट करते चलिए, क्वेश्चन आप अपने में मिलाते चलिए। जो क्वेश्चन 5th है, 5th में बोल रहा है 0.5 पर बार, इसको बदल देना है p/q के रूप में। p/q के रूप में बदलने का मतलब इसे किस में बदलना है? परिमेय संख्या में। तो देख लेते हैं कैसे बदलेगा। आपको ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे ही किसी भी बार वाले संख्या को p/q के रूप में लेके जाना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको x के रूप में मान लेंगे। इसको x के रूप में मानिए, x का मान क्या हो जाएगा? 0.5 पर बार
बार आने का मतलब कि ये बार बार आएगा, तो x बराबर 0.555 ये बार बार आएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, कहीं किनारे 1 लिखते हैं, दशमलव के बाद बार कितने अंक पर है, दशमलव से मतलब है नहीं, बार कितने अंक पे है बस ये बताइए। तो बार सिर्फ 1 अंक पे है तो 1 जीरो लगा देंगे, 10 हुआ, क्या करेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा कर लेंगे। तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर क्या मिलेगा, 10 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10x, और इधर जीरो कितना है 10 में 1, तो 1 अंक दशमलव दाहिने चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5.5555 आता जाएगा, 5.5555 ये आता जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और जैसे ही आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 मिले, आपको सिंपल इतना देखना होता है कि दशमलव के दाहिने तरफ का मान क्या दोनों में सेम है या अलग अलग है। अगर दोनों में सेम है तो भैया हमारा काम लगभग फाइनल है, अगर दोनों में अलग है तो हमें एक स्टेप और आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ दशमलव के बाद सिर्फ 5, यहाँ भी दशमलव के बाद सिर्फ 5, इसका मतलब कि दशमलव वाला हिस्सा दोनों में बराबर है। जैसे ही दशमलव वाला हिस्सा दोनों में बराबर मिले, हम क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं। अब अगर ये टेंशन है बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो आप सिंपल देखेंगे बायां पक्ष, यहाँ है 10x, यहाँ है अकेला x, 10x बड़ा है या अकेला x बड़ा है, 10x बड़ा है, तो जैसे ही 10x बड़ा है, ये कौन सा समीकरण है 2, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे। जैसे ही समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे, क्या मिलेगा, 10x में से x गया 9x बराबर, देखिए अब जब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो दशमलव के दाहिने जो यहाँ है वो यहाँ है, तो ये सब का सब खत्म हो जाएगा, माइनस होकर 0 हो जाएगा, 5 में से 0 गया 5, तो हमें x का मान क्या मिलने वाला है 5/9। अब आप फटाफट देख के बताइए कि क्या क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन में कहीं 5/9 मौजूद है, ऑप्शन नंबर ए, तो पांचवा का ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। क्लियर है यहाँ तक। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है 81.84 प्लस 118.16 डिवाइडेड बाई 5 क्यूब इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 2 प्लस एक्स। सॉल्व कर लेते हैं इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है, यही सॉल्व कर लेते हैं चलिए, या फिर इसको हटाते हैं, हमें थोड़ा सा लैपटॉप का डिस्प्ले भी तो देखना पड़ रहा है, दूर हो जाने के बाद से क्लियर हो नहीं रहा है। चलिए यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6, बोल रहा है 81.84 प्लस 118.16 कोष्टक बंद, उसके बाद डिवाइडेड बाई 5 क्यूब विच विल बी इक्वल्स टू 1.2 इंटू 2 प्लस एक्स, 1.2 इंटू 2 प्लस एक्स। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा सॉल्व करने पे, आपको पता होगा कि जब भी किसी समीकरण में या जब भी किसी कोई भी समीकरण हो, द्विघात हो, रैखिक हो, त्रिघात हो, कोई भी हो, अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर कोष्टक दिख रहा है तो सबसे पहले क्या सॉल्व होता है कोष्टक। कोष्टक के अंदर एक रूल आता है बोडमास का। बोडमास का मतलब पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो वो सारे रूल यहाँ पे बैठाना है। कैसे बैठेगा पहले देखिए ध्यान से, यहाँ कोष्टक है, यहाँ भाग है। अगर आप पहले बोडमास का नियम लगाते हैं तो पहले आप भाग करेंगे, अगर आप कोष्टक का नियम लगाते हैं तो पहले कोष्टक हल करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बोडमास का रूल तभी लगता है जब कोष्टक लगभग सॉल्व हो गया हो, यानी कि अगर एक कोष्टक के अंदर एक से अधिक चिन्ह है तो हम बोडमास का रूल लगाएंगे। लेकिन अगर एक कोष्टक में सिर्फ एक ही चिन्ह है तो पहले हम कोष्टक को हल कर लेंगे, उसके बाद हम बाहर को टच करेंगे। जब तक कोष्टक हल होगा नहीं तब तक कोष्टक के बाहर वाले को छूना भी नहीं है, वो भी पाप है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। 81.84 और 118.16 जोड़ने पे कितना होगा, 118 और 81 मिलके 199 और 84 और 16 मिलके 100, यानी कि 200 हो जाएगा पूरा पूरा ना। हाँ चलिए, ये हो गया 200 भागे 5 क्यूब। 5 क्यूब करने भाग करने से बढ़िया बटा लगा लेते हैं, और 5 पर क्यूब कितना हो जाएगा 125। 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। क्लियर, बराबर कितना होगा इधर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ लगाना है बोडमास का रूल। यहाँ पे गुणा भी हो रहा है, जोड़ भी हो रहा है। आप सिंपल बताइए बोडमास का रूल क्या कहता है, BODMAS ब्रैकेट ऑफ डिवाइड यानी कि भाग, मल्टीप्लाई गुणा, एडिशन जोड़, घटाना सब्ट्रैक्ट यानी माइनस। अब सबसे पहले हम भाग करते हैं, इसमें कहीं भाग दिख नहीं रहा है,
इससे हमें कोई मतलब नहीं है। गुणा, गुणा कहीं है, बिल्कुल है, गुणा यहाँ हो रहा है, यानी कि हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे और उसके बाद हम इसमें जोड़ देंगे। तो बताइए फटाफट, 1.2 में जब 2 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 2.4 प्लस x। क्लियर यहाँ तक? अब क्या करिए, पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो क्या मिलेगा, 25 से ये गया 8 बार में, 25 से ये गया 5 बार में, क्या मिला, 2.4 प्लस x बराबर 8। कुछ मैं किया नहीं हूं, बस यही है कि दाएं को बायां बनाया हूं, बाएं को दाएं बनाया हूं। अगर आप ये सोचते हो कि अगर बाएं से दाएं जाता है तो सब चिन्ह तो उल्टा हो जाता है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि जब बराबर के दोनों तरफ वाला जगह अपना बदले एक साथ, तो चिन्ह बदलने का कोई जरूरत नहीं होता है। अगर आप चिन्ह बदलते भी हैं, ये भी इधर आके माइनस में, ये भी उधर जाके माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बात घूम फिर के वही आने वाला है। तो जब बराबर के दोनों तरफ वाला अपना जगह बदलता है तो चिन्ह उल्टा नहीं होता है। यहाँ पे अब हमें निकालना है x का मान, तो x का मान क्या मिलेगा, x बराबर 8/5 माइनस 2.4। क्लियर है? x बराबर क्या मिलेगा, 8 माइनस, गुणा कर लीजिए इसका, 5 चौको 20, 0 2, 5 दूना 10 और 2 12 मिलने वाला है, 0 हासिल 2, 5 10 2 12, चलिए ठीक है। और बटा 5, बताइए फटाफट, 8 में से 12 गया -4/5, भाग होने पर क्या आएगा, 5/40 माइनस 0.8। ये हुआ हम लोग का फाइनल आंसर। अगर कोई दिक्कत हो डिवाइड तो आप डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि जब हम भाग करेंगे तो 4 ऊपर रहेगा, मतलब 4 अंदर रहेगा और 5 बाहर रहेगा। तो आंसर हमें क्या, ये फ्रेम में मैं देख लूँ एक बार फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, माइनस आ रहा है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, -0.8। अब आप चेक करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 6 में कोई ऑप्शन ये है क्या, -0.8? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का मौसा और लौसा क्रमशः 24 और 168 है और संख्याएं एक संबंधी 7 के अनुपात में हैं, तो दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए कर लेते हैं। तो पहले इसको फिर से, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, पहले लौसा और मौसा, और इसको सॉल्व करते हुए आप पहले एक फॉर्मूला अपने दिमाग में याद करिए, लौसा मौसा और दो संख्याओं का गुणनफल, इसके संबंध में मैं एक आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या होता है एक बार अपने दिमाग में याद कर लीजिए, क्योंकि उसी बेस पे हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। तो पहले दिया क्या क्या है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। पहले बोल रहा है मौसा है 24, मौसा कितना है 24, लौसा कितना है 168 ही है, हाँ, और संख्याएं एक संबंधित 7 के अनुपात में है। और आपको मैं ये बात पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जब भी ऐसा बात हो कि दो संख्या, दो मान, दो व्यक्ति का उम्र, दो कोण, कुछ भी अगर आपस में अनुपात में दिया है हम उसको x के संबंध में मान लेते हैं। यानी कि अगर अनुपात एक के संबंध 7 है तो एक को मान लेंगे 1x, दूसरे को मान लेंगे 7x। तो यहाँ पे जो हमारा संख्या है वो किस संबंध में है, एक संबंध 7 के। तो हमारा संख्या कितना हो जाएगा, दोनों संख्याएं एक हो जाएगा। संबंध कितना है, एक संबंधित 7। तो अगर एक संबंधित 7 है तो एक हो जाएगा 1x, और x के साथ एक लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो पहला हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा 7x। ये हो गया हम लोग का संख्या। अब क्वेश्चन है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको सिंपल वही रूल लगाना है। फॉर्मूला क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुणे मौसा। तो संख्याओं का गुणनफल, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट मार रहा हूं, गुणनफल बराबर लौसा गुणे मौसा। ठीक, अब गुणनफल क्या होगा, किसका, संख्याओं का। संख्याएं कितनी हैं, x और 7x, इन दोनों का गुणनफल x गुणे 7x बराबर लौसा कितना है 168, मौसा कितना है 24। अब सिंपल इसको सॉल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, इसको अपने मन से एक बार सॉल्व करने का कोशिश करिए। अगर अपने मन से सॉल्व हो जाता है तुरंत आप वीडियो को प्ले करिए, इसको आप लोग मिलाइएगा। अगर नहीं हो पाता है देन आई विल हियर, मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। 7x और x में जब गुणा होगा क्या होगा, 7x² बराबर, ये गुणा होकर क्या मिलने वाला है, कोई जरूरत नहीं गुणा करने का, ना करते हैं, 168 गुणे 24, x² बराबर 168 गुणे 24 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। 7 से जैसे भाग करेंगे ये भी 24 मिल जाएगा, क्या 7 दूना 14 और 2 28, हाँ बहुत बढ़िया, 24 ये भी मिल गया। यानी कि x² का वैल्यू हमें क्या मिला, 2 बार 24,
अगर ये स्क्वायर का मान है, हमें x निकालना है, हम क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर हटा के इधर चढ़ा देंगे रूट, और जैसे ही रूट में दो संख्याओं का जोड़ा मिले ये बाहर निकल के एक संख्या बन जाता है, तो x का मान कितना होगा 24। तो x मिला 24। हमसे पूछ क्या रहा है, एक है x, एक है 7x, हमसे पूछ रहा है बड़ी वाली संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो अब ये बताइए x बड़ा है या 7x बड़ा है? जाहिर सी बात है 7x बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, ये x का मान 24 उठा के हम भर देंगे 7x के जगह पे। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, बड़ी संख्या 7 गुणे 24, क्या मिलने वाला है, 7 चौक 28, 2 7 दूना 14, 2 16, ये मिला हम लोग को फाइनल आंसर 168। अब आप देख के बताइए क्या कोई ऑप्शन है क्या 168? सातवां का, बिल्कुल सातवां का ऑप्शन नंबर ए, तो सातवां का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर, ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। 8 बोल रहा है 80 का 5% प्लस 40 का 5% प्लस 80 का 20% माइनस 100 का 10% भागे 50 का 5% को सरल कीजिए। कर लेते हैं इसको भी, पहले यहाँ से क्लियर किया जाए। नोट करना हो तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां बोल रहा है 40 का 5%, 40 का 5% प्लस 80 का 20% माइनस 100 का 10%, माइनस 100 का 10%, उसके बाद से भागे 50 का 5%, 50 का पारिया। ये सॉल्व करने का कोई ज़रूरत मेरा तो ज़रूरत नहीं है कुछ सॉल्व करने का। आप इस वीडियो को पॉज करिए। सिंपल करना क्या है, क्या करिए, 40 का 5% निकाल के यहाँ लिख लीजिए, 80 का 20% निकाल के यहाँ लिख लीजिए, 100 का 10% निकाल के यहाँ पे, 50 का 5% निकाल के यहाँ पे। सबसे पहले भाग कर लेंगे, भाग करने के बाद इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे। मैं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको मेरे करने से पहले आप इसको अपने मन से करने का ट्राई जरूर करिएगा। 40 का 5%, मैं एक एक स्टेप बढ़ाता हूँ। 40 गुणे 5% का मतलब 5/100, क्लियर, प्लस 80 का के जगह पे गुणा 20% मतलब 20/100 माइनस 100 का 10%, 100 का गुणा 10% यानी 10/100 भागे 50 का के जगह पे गुणा 5% यानी 5/100। सॉल्व करते चलना है, 0 से 0 खत्म, 5 से 10 दो बार में, 2 से 4 दो बार में, यानी ये पूरा सॉल्व होकर क्या मिल गया हमें 2। यहाँ पे 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 8 दूना 16, यानी ये पूरा सॉल्व होकर हमें क्या मिल गया 16। ये भी क्लियर, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, यानी ये हमें क्या मिल गया 10। यहाँ पे 0 से 0 खत्म, 5 से 10 दो बार में खत्म, और 2 से 5 ढाई बार में खत्म, यानी कि ये भी हमें मिल गया। यानी कि सारा का सारा संख्या में मिल चुका है। वही आपको सबको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेना है। यहाँ से क्या मिला है 2 प्लस यहाँ क्या मिला 16 माइनस 10 भागे 2.5। अब आप बताइए फटाफट, 10 में जब 2.5 से भाग करेंगे क्या आने वाला है। अच्छा एक मिनट, उसके पहले बोर्ड मास का रूल याद रखना है। प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, भाग भी हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या होता है भाग। तो यहाँ भाग हो रहा है इन दोनों के बीच, तो हम सबसे पहले हम भाग करेंगे। तो भाग कर लीजिए, 2 प्लस 16 माइनस 10 में जब हम 2.5 से भाग करेंगे क्या आने वाला है 4। अब देखिए यहाँ से 16 2 18, 18 में से 4 गया 14। अब आप देख के बताइए कि क्या कोई ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 में 14। क्वेश्चन 8 में ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। तो 8वां का कौन सा ऑप्शन हो गया ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी के वेतन का अनुपात 6 संबंधी 7 है। यदि बी के वेतन में 5/2% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन 1,47,700 हो जाता है। तो ए का वेतन रुपए में क्या होगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको भी। थोड़ा सा नई कैटेगरी का क्वेश्चन है, लेकिन कोई खास है नहीं, बढ़ाना है बस वेतन। वेतन जिंदगी भर बराबर तो रहने वाला नहीं है, तो वेतन बढ़ के उसका कितना हो रहा है हमसे यही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, बोल क्या रहा है क्वेश्चन, ए और बी के वेतन का अनुपात 6 संबंधी 7 है। तो हम मान लेते हैं कि ए का वेतन है 6x
और बी का वेतन है 7x। क्लियर। उसके बाद बी के वेतन में 5/1/2% की वृद्धि होती है। अब बी का जो वेतन है उसमें 5/1/2% की वृद्धि हो जाती है, तो बी का वर्तमान वेतन कितना है 7x। क्या करिए 7x में 7x का ही 5/1/2% बढ़ा लीजिए, पता चल जाएगा कि बी का वेतन हुआ कितना है। तो प्रश्नानुसार बी का बढ़ने के बाद कुल वेतन हम लोग ये निकाल लेंगे। पहले कुल वेतन क्या हो जाएगा, अभी कितना है 7x और कितना बढ़ रहा है 5/1/2%। तो 7x में 7x का ही 5/1/2% क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। तो ये जो वैल्यू मिलेगा ये वही वैल्यू होगा जो उसका वेतन बढ़ने के बाद वेतन हुआ था। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। तो 7x, अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 दूना 10, 1 11/2 इसको लिख सकते हैं एकदम धूमधाम से। तो मैं हटा के इसको लिख देता हूं 11/2, यहां हो जाएगा 11/2। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व होकर क्या आएगा, अच्छा जैसे ये 11/2% है, इसको क्या करना पड़ेगा 7x प्लस 7x गुणे 11/2, और परसेंट का मतलब क्या होता है बटा 100, तो इसमें बटा यानी नीचे इसमें 100 लग जाएगा, तो परसेंट हमारा गायब। क्लियर। अब देखिए ध्यान से 7x प्लस 7x में 11 से गुणा 77x/2 गुणे 100, ये हुआ। 2 से 77 गया कितना बार में 38.5, 38.5, यही होगा। ठीक है। अब 7x, अच्छा 7x, चलो हाँ यही कर लेते हैं, 7x प्लस यहाँ 100 है, 100 से जब हम 38.5 में भाग देंगे, ध्यान से देखना है 100 में कितना जीरो है 2 जीरो, 0.2 बार और पीछे कूद के चला आएगा तो सबसे किनारे हो जाएगा दशमलव, क्या मिल जाएगा 0.385x। ये पूरा सॉल्व होकर ये मिल गया। इसमें हम जोड़ लीजिए 7x में जब 0.385x हम जोड़ेंगे क्या मिलेगा 7.385x। ये कौन सा रुपया है, कौन सा सैलरी है, जब बी का वेतन बढ़ जाने के बाद जो सैलरी हुआ था। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब बी का सैलरी बढ़ गया तो बढ़ने के बाद उसका मान कितना हुआ है 1,47,700, और हम निकाले हैं उसका बढ़ने का मान इतना है। इसका मतलब कि बी का जो बढ़ा हुआ सैलरी है ये वाला, वो किसके बराबर है 1,47,700 के बराबर। तो क्या हो जाएगा 7.385x बराबर 1,47,700। क्लियर। ये बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी का जब 5/1/2% सैलरी बढ़ जा रहा है तो उसका सैलरी हो जा रहा है 1,47,700। क्लियर। और साथ में क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि 7x में बढ़ोतरी कितने का हो रहा है 5/1/2% का। तो हम क्या किए कि 5/1/2% हम पहले बढ़ा के देख लिए कि बढ़ के हो कितना रहा है, और क्वेश्चन में दे रहा है कि बढ़ के इतना हो रहा है। इसका मतलब कि जो वैल्यू हम निकाले हैं और किताब में दिया दोनों वैल्यू बराबर, तभी तो बात बनेगा ना। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। x का वैल्यू जैसे हम फाइंड आउट करेंगे ये जाके डिवाइड करेगा 1,4,7,0,0/7.385। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्या होने वाला है, x बराबर, अब थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करने का आसान तरीका बताता हूँ, 1,4,7,0,0 बटे क्या करिए यहाँ से दशमलव गायब करिए, दशमलव गायब होगा क्या क्या बन जाएगा 7,385। लेकिन दशमलव आसानी से गायब तो होगा नहीं भैया, जब एक जगह से गायब करना है तो कुछ ना कुछ उसमें देना भी तो पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ से गायब करेंगे दशमलव के बाद कितना अंक था 3 अंक, यहाँ पे क्या लग जाएगा 1000, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे 1000 से गुणा। जैसे इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 से गुणा ऊपर भी होगा गुणे 1000, और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ दशमलव था, जैसे ही ये दशमलव हटेगा इस 1000 का हमारा खत्म। यानी कि हम क्या किए हैं, सिंपल इसमें अंश और हर दोनों में 1000 से हम गुणा कर दिए हैं। जैसे ही हम 1000 से गुणा करेंगे यहाँ से दशमलव गायब हो जाएगा, यहाँ 3 जीरो लग जाएगा। यानी कि सिंपल आपको बस याद रखना है 1000 से गुणा सिर्फ इसलिए हुआ है ताकि नीचे से दशमलव खत्म हो सके। अब आपको अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो खत्म होकर क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक खत्म हो जाएगा 2 बार में होगा खत्म। 2 5 10 8 16 3 6 7 7 14। क्लियर है। चलिए अब 2 उसके बाद कितना जीरो 1 2 3 4, तो x का मान कितना मिल गया 2 1 2 3 4 यानी कि 20,000। अब x का मान हमें मिला 20,000। क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है तो a का वेतन रुपए में क्या होगा। a का वेतन हम कितना माने थे 6x, x का वैल्यू हमें कितना मिला 20,000। निकाल लीजिए, a का
वेतन। ए का वेतन हो जाएगा, माने हमने 6x, x की जगह पे 20,000, 6 गुणे 20,000 4 जीरो, तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12 के बाद 4 जीरो, रुपए में क्या हो गया आंसर 1,20,000। अब देख के बताइए फटाफट, क्या कोई ऑप्शन है जिसमें 1,20,000 दे रखा है? 1,20,000, हाँ ऑप्शन नंबर सी। तो 9 मार्क ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्लियर? एक बार मैं देख लूँ जरा फ्रेम में कवर हो रहा है या नहीं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। 27 गुणे 81 पर 2n + 3। ओहो हाँ, इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत हैवी डेवी क्वेश्चन है नहीं। तो पहले मैं इसको हटा दूँ। अगर इसको नोट डाउन आप करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। बोल रहा है 27 इंटू 81 पर 2n + 3, हाँ 2n + 3 -3 पर m = 0। चलिए अब हमें क्या करना है, यहां से निकालना है, m का मान फाइंड आउट करना है। हाँ m का मान हमसे पूछा जा रहा है, m क्या होगा। सॉल्व करने का क्या तरीका है, अगर m हमें पूछा है तो हम पहले m वाले को किनारे ठेलते हैं। क्लियर? जब m वाला किनारे जाएगा तो क्या मिलेगा 27 81 पर 2n + 3 -3 पर m जब बाहर जाएगा तो केवल 3 पर m हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस था जाकर जो प्लस होगा, जीरो में कुछ भी जोड़ेंगे वही आने वाला है। अब आप क्या करिए, इधर आधार में क्या दिख रहा है 3, यहाँ भी हर जगह आधार में 3 बनाइए। बस यही आपको करना है कि दाएं पक्ष में आधार में अगर 3 है, हम बाएं पक्ष में भी हर जगह आधार 3 बना देते हैं। तो क्या 27 को हम 3 पर 3 लिख सकते हैं? सोच समझ के बोलिएगा फटाफट। 3 पर 3, 3 तरीके 9, 9 27 आ गया, गुणे 81 को हम 3 पे कितना घात लिख सकते हैं? 4 घात। तो 3 पर 4 घात, इसके ऊपर घात बैठा हुआ है, बैठा दीजिए। 2n + 3 = 3 पर m। ये वैल्यू आया समझ में, कहाँ से आया है? हम सिंपल इतना किए हैं कि सबके नीचे किसी भी जुगाड़ से हमें 3 मिल जाए। अब आप क्या करेंगे, 3 पर 3 गुणे 3 पर, अच्छा एक बात याद रखना है, जब, और ये बात मैं पहले बता भी चुका हूं, कि जब घात के ऊपर घात चढ़ के बैठ जाए, जैसे यहाँ पे पहले 4 था, इसके ऊपर, यानी कि जब घात के ऊपर घात चढ़ के बैठ जाएगा, दोनों आपस में दब जाएंगे। जैसे ही दोनों आपस में दबेंगे, इन दोनों का क्या हो जाएगा? गुणा। यानी कि जब घात के ऊपर घात चढ़ेगा तो इन दोनों का हम क्या करते हैं? आपस में गुणा कर देते हैं। 4 में गुणा होगा तो 4 दूना 8n और प्लस 4 3 12, यानी कि 3 पर हो गया 8n + 12 = 3 पर m। आप एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a⁴ × a⁴n = a⁴m + n। ये फॉर्मूला आप पढ़े हुए हैं। यानी कि जब आधार सेम हो, घात अलग अलग हो, बीच में गुणा हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, आधार सेम वही लिख के 3 के जगह पे और घात दोनों को जोड़ देते हैं m + n। तो क्या करिए, घात ऊपर में जोड़ दीजिए। 3 में जब 8n + 12 जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा? 8n + 15, 12 और 3 मिलकर 15। क्लियर यहाँ तक? इधर क्या बैठा हुआ है? 3 पर m। अब आपको थोड़ा सा यहाँ लगाना है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या, वो मैथमेटिकल सेंस ही लगाना है। यहाँ है 3 पर 8n + 15, यहाँ है 3 पर m, बीच में क्या है? बराबर का चिन्ह। बराबर का चिन्ह बीच में क्यों है? क्योंकि ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब आप हमें सोच के बताइए, यहाँ भी 3 पर घात, यहाँ भी 3 पर घात, ये दोनों बराबर कब होंगे? ये बराबर तभी होंगे जब ये घात आपस में बराबर है, क्योंकि आधार तो पहले से ही बराबर है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि 3 पर 2 घात 3 पर 3 घात के बराबर हो? इज इट पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। यानी कि 3 पर 3 घात हमेशा 3 पर 3 घात के ही बराबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि 3 पर 3 घात 3 पर 5 घात के बराबर हो जाए। यानी कि अगर नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला सेम होना जरूरी है। लेकिन ये बात मैं अक्सर कई बार देखता हूं, बच्चे क्या करते हैं, 3 से 3 को कैंसिल करते हैं, दोनों को बराबर कैंसिल नहीं करना है। क्लियर? कैंसिल यहाँ नहीं करना है, काटना नहीं है, बस यहाँ पर लिखना है कि दोनों पक्षों की तुलना करने पर। हमें क्या लिखना है? दोनों पक्षों की तुलना करने पर। जब हम दोनों पक्ष का तुलना करेंगे तो ही हमें पता चल जाएगा कि अगर नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला बराबर होना जरूरी है। तो जब बराबर होना जरूरी है तो हमें m का मान क्या मिल जाएगा? m = 8n + 15 हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब आप देख के बताइए, क्या कोई ऑप्शन है जिसमें m का मान 8n + 15 दे रखा है? वही ऑप्शन हमारा सही होने वाला है, 8n + 15। हाँ मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। तो 10वां का ऑप्शन हो जाएगा डी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में है रूट 110 पर 1/4, ये सेम रूट 110 सही 1/4 का मान निकालना है। ये सेम वही क्वेश्चन है जो हम लोग सेट ए में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ये आप लोग उस वीडियो से कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर होगा 10.5, 11 का ऑप्शन सी होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक ये पूरा का पूरा कवर हो चुका है। इसके बाद से जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को सेट ए में कवर करवा दिया गया है। सेट ए के सारे क्वेश्चन में सॉल्व मैं खुद करवाया हूं, तो उन सारे क्वेश्चन को आप लोग सेट ए से कवर करेंगे। वो सारा सेट ए का वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा। आप क्या करेंगे, सिंपल पहले आप इसको देख लीजिएगा। जितना क्वेश्चन यहाँ कवर हो चुका है उतना तो ठीक है, बाकी क्वेश्चन को अपना पेपर अपने साथ में अपने पास में लेके सेट ए का वीडियो आप देखेंगे। वहां से जो क्वेश्चन आपके सिलेबस का है, आपके पेपर का है, उन सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपके सेट के बाहर से है, देखना तो बुरा, देखना नुकसान तो करेगा नहीं, फायदा वो भी करने वाला है। लेकिन आपकी इच्छा, अगर आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं राय दूंगा कि आप स्किप ना करें, क्योंकि अगर यहाँ पे क्वेश्चन 6, 7, 8 में पूछा गया है तो ये कोई जरूरी थोड़ा नहीं है कि वो 9, 10 में नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि 9, 10 वाले बच्चों को ये मान के चला जाता है कि बच्चा 6, 7, 8 पढ़ के ही तो भैया आया है। और एक बात याद रखना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी 9, 10 वाले हैं तो उसमें 8, 7 का क्वेश्चन 1, 2 रहता ही रहता है। इसलिए आप सेट ए पूरा कवर करिएगा। जैसे ही आप सेट ए का पूरा क्वेश्चन कवर करेंगे, सेट बी के बाकी सारे क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 25 तक का सारा आंसर आपको वहां मिल जाएगा। बाकी 1 से लेकर 11 तक यहाँ पढ़ा ही है। क्लियर है? तो चलिए यहाँ तक हम लोग का ये भी सेट बी भी आज कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब अगला हम लोग को जीएस का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स टू यू ऑल। जय हिंद।